हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लेक्चर 2 को देखने वाले हैं। इसमें काफ़ी कुछ कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि पहले आप जाके लेक्चर 1 देखें। उसका लिंक मैं ऑलरेडी यहाँ पर डाल रही हूँ, ठीक है। तो ये लेक्चर 1 आप देखेंगे ताकि एक सीरीज़ के साथ देखिए, बीच में से उठा के देखिए, देख लीजिए, कोई इशू नहीं है, बट पीछे की चीज़ें छूट जाएंगी तो हो सकता है आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में थोड़ा सा फिर आलस आ जाए देखने में, या कि चलो छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, एक भी इस लेक्चर को स्किप मत करिए, क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे, करंट अफेयर्स से तो 30 से 35 क्वेश्चन इसमें फंसेंगे ही। बाकी जो करंट अफेयर्स के साथ मैं बेसिक भी बताती जा रही हूँ, ताकि आपका PYQ भी देखेंगे। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का PYQ देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, घटना चक्र का पूर्वानुलोकन देखेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे प्रश्न बनते हैं, क्वेश्चंस की प्रकृति क्या है, क्वेश्चंस का नेचर क्या है। तो उन सभी चीज़ों को समेकित किए हुए इन लेक्चर्स को तैयार और डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें हम दृष्टि का जो घटना चक्र है, पूरे 1 ईयर का हम यहाँ पर करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए UPPSC के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और RO के लिए तो है ही है, ठीक है। पहले क्या होता था, UPPSC के एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले ये बुक आती थी, तो आपके पास कम समय होता था। अब लगभग आपके पास 1.5 से पौने 2 महीना है, तो अब आराम से इसको तैयार कर सकते हो। और इसकी क्लासेस एक भी दिन स्किप नहीं होंगी, रेगुलर ये क्लासेस आएंगी। दोपहर को 1 बजे तक हार्डली आपको मिल जाया करेंगी ये क्लासेस। तो निरंतर हमारे साथ बने रहें। जो बच्चे नए हैं, अभी नहीं जुड़े हैं, वो मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कोई समस्या, कोई दुविधा है, तो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियोज़। फिलहाल आज के टॉपिक पर मेन हम जंप करते हैं फटाफट से। देखिए, अब वही चीज़ है, कल का लेक्चर जिसने देखा होगा वो यहाँ पर इस टॉपिक को समझ पाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये सब हमने कल कवर किया है। इस टॉपिक का कुछ हिस्सा रह गया था। जैसे हमने बताया था, ट्रेवल फॉर, यहाँ पर लाइफ की बात की गई। ये टॉपिक है जिसमें लाइफ का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की, पर्यावरण के लिए जीवन शैली की बात करता है, ठीक है। तो हमने देखा इसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये जो है लाइफ को सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम के आयोजित UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के पक्षकारों के सम्मेलन जो COP26 था, उसमें ये प्रस्तावित किया था। तो ध्यान रखना है कि लाइफ का जो ये जो मिशन है वो कब लाया गया था, COP26 के अंतर्गत लाया गया था। तो अब आप हमें बताना है, आपने कल नहीं बताया है कि COP27, 28 जो है कहाँ पर हो गए हैं या होने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो मिशन है, ये औपचारिक शुभारंभ की घोषणा, और इस तरह ये इसके तहत वर्ष 2028 तक भारत में न्यूनतम 80% गांव और स्थानीय शहरों निकायों को पर्यावरण अनुकूल, यानी कि गांव, अर्बन और लोकल बॉडीज जो है उनको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है, ठीक है। और ये जो है लाइफ जो है पहले अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान देने वाला, यानी कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में शामिल करने वाला पहला ऐसा देश है। इसी कड़ी में जब मैंने आपको बताया था, हमारा ये तो कंप्लीट हो गया था टॉपिक, ठीक है। इसका थोड़ा हिस्सा जो है वो यहाँ पर बचा था। क्या बचा था, हमने देखा था ट्रैवल फॉर लाइफ। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, लाइफ का फुल फॉर्म क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर, क्या बोला था, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसके 8 केंद्रीय विषय हैं, 8 थीम है, वो याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपसे हो सकता है 3-4 पॉइंट देके पूछ ले कि निम्नलिखित में से लाइफ जो ट्रैवल फॉर लाइफ है, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट है, उसमें से कौन कौन सी थीम इसमें शामिल है। हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस करके आपको दे दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लीजिए, ठीक है। तो ऊर्जा की बचत, तो इसमें कौन कौन से 8 थीम इनकी थी, ऊर्जा की बचत, ठीक है, ऊर्जा की बचत, सेव एनर्जी। दूसरा था जल की बचत, सेव वाटर। फिर तीसरा था एकल प्रयोग प्लास्टिक का बहिष्कार, यानी कि से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। इसके बाद अपशिष्ट को कम करना, यानी कि रिड्यूस वेस्टेज को कम करना, ठीक है। स्थानीय व्यवसायों और समुदायों का सशक्तिकरण, एम्पावर लोकल बिजनेस एंड कम्युनिटीज। इसके बाद है स्थानीय संस्कृति एवं धरोहर का सम्मान, दैट मीन्स रिस्पेक्ट लोकल कल्चर एंड हेरिटेज। एंड 7th इज स्थानीय खाद्य पदार्थों का सेवन करना, कंज्यूम लोकल फूड्स, ठीक है। लोकल फूड हो गया, या फिर जैसे आपने देखा G20 के दौरान जो मोटे अनाजों के पर जोर दिया गया था, उसके प्रचार प्रसार पर जो जोर दिया गया था एक विश्व स्तरीय पर, तो वो सारी चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, ये सब आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं तब जब आप न्यूज़पेपर रेगुलर रीड कर रहे होंगे और बेसिक्स की जानकारी होगी, ठीक है। स्थानीय खाद्य पदार्थों का सेवन, प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण, कंजर्व नेचुरल हेरिटेज। तो ये सब चीज़ें, अब जैसे लोग जाते हैं, क्या करते हैं वहाँ पर, जो भी जैसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह में अगर हम देखें, चले जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये तो नेचुरल उसकी बात कर रहा है। मॉन्यूमेंट्स में जाते तो वहाँ लव बर्ड्स बन के और वो ये सब लिखते, तो ये सब चीज़ें करना बड़ा ही अपमानजनक लगता है। तो इस तरह की चीज़ों को करने से बचना चाहिए। यद्यपि आपके सामने भी कोई इस तरह की घटिया
हरकत करता है तो उसको भी रोकना चाहिए, ठीक है, इट्स माय ओपिनियन। इसके बाद इसी में आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ, ग्रामीण पर्यटन के लिए भी ट्रैवल फॉर लाइफ की यहाँ पर बात की गई है। इसी के अंतर्गत क्या हुआ है कि ये जो कार्यक्रम चलाया गया 2 अलग अलग क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया। हमने देखा स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ, फिर हमने देखा ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, बेस्ट टूरिज्म विलेज कॉम्पिटिशन का जो है उद्देश्य है कि ऐसे गाँव को सम्मानित करना जो ग्रामीण पर्यटन स्थल का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हो। तो अब इस पर्यटन में जो है, अगर हम देखिए पर्यटन एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज है एक इनकम का अपने देश में, ठीक है, तो पर्यटन की टूरिज्म जो है बहुत बड़ा रिसोर्सेज है। तो यहाँ पर टूरिज्म की बात करें, जो गांव है वो कौन कौन से गांव हैं जो टॉप 5 में है और टोटल कितने गांव हैं जिनको पुरस्कृत किया गया इसके अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार में 35 गाँव का चयन हुआ है, जिनमें से अगर हम 5 देखेंगे, स्टार्टिंग के 5 देखेंगे और फिर देखेंगे 10 जिनको सिल्वर मिला है, 20 जिनको ब्रॉन्ज मिला है, लेकिन हमें 5 गोल्ड का याद रखना कि 5 गांव कौन से जिनको गोल्ड मिला है, ठीक है। तो 5 गांव को जिनको गोल्ड मिला है, 10 गांव ऐसे जिनको सिल्वर मिला है, 20 गांव ऐसे जिनको ब्रॉन्ज मिला है, यानी कि टोटल 35 हो गए। मुद्दा यहाँ आता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये आता है स्वर्ण श्रेणी यानी कि गोल्ड जिनको मिला है वो कौन कौन से, दावर है गाँव, सरमोली है और रेयक है, इसके बाद कंथालूर है और मडला है, ठीक है, कंथालूर है और मडला है। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है। लेकिन अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, फर्स्ट वाला जो टॉप 5 में गोल्ड जिनको मिला है वो इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, वो ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। पहला गांव आपका दावर, पहला गांव आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित, सरमोली आपका उत्तराखंड से, रेईक आपका मिजोरम से, कंथालूर आपका केरल से और मडला मध्य प्रदेश से है, ठीक है। रजत जो श्रेणी में आएगा उसमें पुरस्कृत गांव में उत्तर प्रदेश का कुरैना ग्राम है। यूपी का पेपर देने जा रहे हैं तो एक बार इस पे नज़र डाल सकते हैं। लेकिन टॉप 5 में जो जिनको स्वर्ण से नवाजा गया है गाँव को, वो है आपका दावर, सरमोली, रेईक, कंथालूर और मड़वा है। और लेकिन जम्मू कश्मीर आ जाता है नाम तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू कश्मीर बहुत समय से चर्चा में बना हुआ है, तो ऐसे प्रश्नों पर बहुत जोर देना है इस बार आपको, ठीक है। तो बेसिक की बात आएगी तो जम्मू कश्मीर के बारे में किस आर्टिकल के अंतर्गत क्या कहा गया, लास्ट वाली वीडियो में हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया, उसको बार बार डिस्क्राइब करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक रूप से उसको डिस्कस करना, ठीक है। अब घोट के पी लीजिए कुछ चीज़ों को क्योंकि इसमें आप इफ नो बट नहीं कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा आज का क्या यहाँ क्या कहता है कि भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड, ठीक है, भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड की जो बात कर रहा है, ये देखेंगे कि NCOL के द्वारा इसको पंजीकृत किया गया है। यहाँ पर समझिए, सबसे पहले चीज़ हमें क्या समझनी है कि यहाँ पर देखिए NCOL जो है इसका फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है, NCOL राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड, ठीक है। इसको मैं इस तरह से हाईलाइट कर देती हूँ, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड। ये आई थिंक इसको थोड़ा सा और डार्क करने की कोशिश करती हूँ मैं, मे बी आपको और बेहतर समझ आए, ठीक है, इससे डार्क नहीं हो रहा है। तो राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड जो है इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि राष्ट्रीय संगोष्ठी के मौके पर क्या हुआ, राष्ट्रीय संगोष्ठी के मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारी मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत ऑर्गेनिक ब्रांड के 6 उत्पादों को जारी किया गया। तो भारत ऑर्गेनिक ब्रांड के 6 प्रोडक्ट्स को यहाँ पर जारी किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कब जारी किया गया है, किसके अंतर्गत जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया, तो 8 नवंबर को राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड यानी कि NCOL के द्वारा नई दिल्ली में सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना, ये इसका विषय है। याद रखना है ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि क्योंकि विषय से डायरेक्ट आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो विषयों पर आपको जो है काफ़ी अच्छे से जोर देना है। इसको फिर से मैं चलो एक बार चेंज करने की कोशिश करती हूँ। देखिए भाई, टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कभी कभी, पर ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट, ओके। तो यहाँ पर क्या है, इसका विषय क्या है, सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना, ठीक है। किसकी बात करें, जो अमित शाह ने ऑर्गेनिक ब्रांड के जो 6 प्रोडक्ट लॉन्च किए, किसके द्वारा, NCOL के द्वारा। NCOL क्या है, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड के द्वारा ये जो लॉन्च किया गया है, इसका विषय था, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, इसका विषय था सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना है, ठीक है, जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना है। अब प्रश्न एक तो ये हो गया करंट अफेयर्स आपका, ठीक है, ये क्या हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। लेकिन बेसिक की बात अब पूछेगा क्योंकि UPSC और UPPSC का थोड़ा फेवरेट गेम हो गया कि वो बेसिक की तरफ ज़्यादा भागने लगते हैं करंट में जो होता है। तो अब आपका ये बताना है आपको कि इसका गठन कब हुआ था, हालांकि मैं ही बता देती हूँ। इसका गठन जो है, NCOL का गठन 11 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसे यहाँ पर जो है जनवरी में जो है बेसिकली इसका गठन किया गया था। तो इसका ये काम
काम क्या है? इसका लक्ष्य है कि जैविक खेती करने वाले किसानों और उत्पादों संगठनों को बाजार तक सीधी पहुंच प्रदान करते हुए उपज के मुनाफे में वृद्धि करना है। ठीक है, अब ये समझ लिया। ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि इसका गठन कब हुआ और इसके द्वारा क्या जो है लॉन्च किया गया, उस विषय के बारे में उसका थीम क्या है वो हमें यहाँ पर याद रखना है। वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये समझना है कि इसका जो मुख्यालय है NCOL का मुख्यालय, ये भी देख लीजिए, ये आनंद गुजरात में है। तो हो सकता है 2-3 स्टेटमेंट भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के बारे में आपसे पूछ लें। स्पष्ट है, यहाँ पर थीम याद रखनी है। NCOL का फुल फॉर्म क्या है, NCOL का गठन कब हुआ था और किसके द्वारा, ये जो गृह मंत्री सहकारी मंत्री अमित शाह हैं उनके द्वारा भारत ऑर्गेनिक ब्रांड के 6 उत्पादों को जारी किया गया है। बस इतना ही यहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगला टॉपिक आता है हमारा एकात्मता की मूर्ति। देखिए एकात्मता की मूर्ति से सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक आ जाना चाहिए, एकात्मता की मूर्ति किसकी बात कर रहा है? यहाँ पर शंकराचार्य जी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आदि शंकराचार्य जी की। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य जी के बारे में थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। जैसे आदि शंकराचार्य जी का नाम जो है वो 8वीं शताब्दी के भारतीय वैदिक विद्वान थे ये, और ये अद्वैत के समर्थक थे। अब देखिए यहाँ पर अद्वैतवाद की बात की गई है। ऐसे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, इस तरह के शब्द आपने सुने होंगे अपनी हिस्ट्री में। ये तभी सुन पाएंगे जब आपने PYQ सॉल्व किए होंगे। ठीक है, तो PYQ ईमानदारी से सॉल्व करिए, वहाँ पर आपको समझ आएगा। तो आज का आपका इसका होमवर्क क्या है, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। जो अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, ये सारी चीज़ें, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, जैसे ये सब पढ़ेंगे ना 4-5 चीज़ें, तो आप बताइएगा कि उनके प्रतिपादक कौन है। ठीक है, इनके प्रतिपादक कौन है, मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, प्रतिपादक कौन है इनके। फिर इसके बाद दूसरा आएगा इनके संप्रदाय कौन है। ठीक है, किस संप्रदाय से हैं और प्रतिपादक कौन है इनके, आप बताइएगा। द्वैतवाद, अद्वैतवाद के प्रतिपादक और किस संप्रदाय से संबंधित है, ये बताना है। तो आदि शंकराचार्य जी, एकात्म की मूर्ति यानी कि आदि शंकराचार्य जी के नाम से ये जो है 8वीं शताब्दी में विद्वान थे, अद्वैतवाद से संबंधित थे। यानी कि आप देखेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये और एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, आप ध्यान देंगे तो देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो आदि शंकराचार्य जी हैं, इन्होंने श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका और बद्रीनाथ में 4 मठों की स्थापना की थी। 100% क्वेश्चन आएगा अगर आदि शंकराचार्य जी से क्वेश्चन आया, क्योंकि 2021 में भी शायद यानी 20 में भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि आदि शंकराचार्य जी के द्वारा कौन कौन से 4 मठों की स्थापना की गई है, कहाँ कहाँ की गई है, श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ। अब इसमें आपका क्या काम होना चाहिए, जैसे ये बात आती है तुरंत बेसिक में चले जाइए। बेसिक्स में क्या, बेसिक में बताइएगा कि भाई ये कौन कौन सी दिशा में जो है अवस्थित है। ठीक है, कौन सी दिशा में, नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, या किस किस जगह पर ये अवस्थित है। क्या श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ, ये 4 जो मठ है वो कहाँ कहाँ पर अवस्थित है। और आप देखेंगे कि इनको जो है शंकराचार्य जी के द्वारा अवस्थित किया, स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिक में आपको ये मुझे यहाँ पर उसमें कमेंट में बताना है, और बताया करिए भाई, थोड़ा एक्टिव रहिए। ऐसे तैयारी नहीं होगी। 35 क्वेश्चन, 30-35 क्वेश्चन की दावे की मैं बात कर रही हूँ, तो आप 40 से 45 क्वेश्चन भी बना सकते हैं इस बुक से, क्योंकि इसके साथ बेसिक भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें स्मरणीय तथ्य की अगर हम यहाँ पर और बात करें तो क्या देखना है, जैसे अगर एक नॉर्मल हमें देखना हो तो इस मूर्ति का जो अनावरण है वो ओंकारेश्वर में आयोजित शंकरवत रणम नामक एक समारोह के दौरान किया गया था। तो ओंकारेश्वर में आयोजित शंकरवत रणम, क्या लिखा हो, शंकरवत रणम नामक एक समारोह के दौरान किया गया था। तो स्टैचू ऑफ ओनेस की बात कर रहा है। ठीक है, किससे संबंधित है, शंकराचार्य जी से संबंधित। किसने अनावरण किया वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है फिलहाल। यहाँ पर और 1-2 चीज़ें साथ में आपको क्या देखना है। देखिए मैं भी अपनी किताब रखी हुई, क्योंकि उसमें मैंने अंडरलाइन प्रॉपर किया हुआ है, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी मिस ना हो जाए जो आपके एग्जाम में और आप ना कर पाएँ। तो यहाँ पर वही डिस्कशन हो रहा है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें अब देखिए अगली चीज़ यहाँ पर इस लाइन में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक विशाल प्रतिमा हमने देख लिया, इम्पॉर्टेंट। इसको भाई मैं क्या ही बताऊँ, इसको डबल स्टार लगा लूँ, कसम से इसको डबल स्टार लगा लीजिए आप, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये क्या है, कह रहे हैं कि ये जो मंधाता पर्वत है ना, क्या है ये मंधाता पर्वत जो है, पूछ लिया जाएगा अब आपसे इसमें कि मंधाता पर्वत कहाँ पर अवस्थित है। तो आप देखेंगे ओंकारेश्वर में मंधाता पर्वत अवस्थित है। और ये देखा जाए तो MP के, ठीक है, MP के खंडवा जिले के पुनासा तहसील के अंतर्गत ओंकारेश्वर में मंधाता पर्वत अवस्थित है। याद रखना है, ओंकारेश्वर में मंधाता पर्वत आपका अवस्थित है, क्योंकि घाटी पर्वत इत्यादि से प्रश्न करंट में जो आया है उससे पूछ लिया जाता है। ठीक है, और फिर आपको ये पूछा जा सकता है ना कि PT में किस राज्य
राज के अंतर्गत ये मंदाता पर्वत आता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख देती हूँ। समझ आ रहा है ना। एक थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा, बेसिक में 108 फीट की ऊंचाई है ये, और किस मुद्रा में इनको बनाया गया, तो चलने वॉकिंग पोस्चर के अंतर्गत हो सकता है आपसे कोई खड़े या बैठे इस तरह की मुद्रा को शंकराचार्य जी को दिखाया, जबकि चलने की मुद्रा में वॉकिंग पोस्चर के अंतर्गत ये दिखाया गया। तो ये कुछ लाइनें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आप देखिए ये मिश्र धातु से बनी है। अब भाई यूपी है, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर चलने की मुद्रा में, ये तो हमें समझ आ गया। फिर कह रहे हैं ये मिश्र धातु से मिलकर बना है। मिश्र धातु के अंतर्गत क्या क्या है, जैसे ब्रॉन्ज से मिलकर बना है, तांबा आपका 88% है इसमें, टिन आपका 8% है, 4% सीसा लीड है। तो ये मिश्र धातु से मिलकर बना। मिश्र धातु में क्या क्या, कांस्य, तांबा, टिन और शीशे से मिलकर बना है, ठीक है। इसके बाद ये सब इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इसके बाद आप देखेंगे और इसके नीचे जब आएंगे तो मे भी आपसे हो सकता है ये भाई, अगर अतरंगी क्वेश्चन बनाने की बात होगी तो ये स्केच जो है किसके द्वारा बना, किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया, तो वासुदेव कामत के द्वारा बनाया गया है। क्योंकि आरओ में इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना वासुदेव कामत ने जो है आदि शंकराचार्य जी की इसको चित्रकारी की, इसको स्केच किया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, इसी में बेसिक्स में चले जाते हैं अब हम, ठीक है। बेसिक में क्या, इससे आपका प्रश्न 2021 में और शायद 2020 वगैरह में ये प्रश्न पूछा गया। इस तरह के आपको ऑप्शंस दे देगा, आपसे पूछा गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सभी कुछ इंपॉर्टेंट है पर उस पर ज़्यादा जोर देना है। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, अभी हमने लाइफ में जो बात की थी, हम किसकी बात, लाइफ ऑफ एनवायरनमेंट की बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम आया था ना, एकता नगर गुजरात में, जो नरेंद्र मोदी ने जिसका अनावरण किया था, ठीक है। तो गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब बताइए स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है, अब यही चीज़ें आपको करनी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है, कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइएगा आप हमें, स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे तिरुवल्लुवर जो प्रतिमा है वो तमिलनाडु में है। यहाँ पर देखिए तमिलनाडु में एक ये और एक दो प्रतिमाएं जो है, भगवान मरुगन प्रतिमा और तिरुवल्लुर प्रतिमा जो है, दो तमिलनाडु में है। इसके बाद आप देखेंगे कर्नाटका में भी दो प्रतिमाएं हैं। कौन कौन सी, गोमटेश्वर प्रतिमा, दूसरी है मरुदेश्वर की भगवान शिव की। तो ये दोनों भगवान शिव की प्रतिमा है, गोमटेश्वर प्रतिमा, मरुदेश्वर की भगवान शिव की प्रतिमा। और फिर एक आपकी कहाँ है, दिल्ली में है, हनुमान मूर्ति। तो आप याद रखिएगा कौन सी प्रतिमा कहाँ है, मैच द फॉलोइंग में पूछने की पूरी संभावनाएं हैं। अब स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की बात करें, ये अपने भारत में नहीं है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको इसी के बीच में ये डाल देगा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी और आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता, भारत में एकता है, तो गुजरात में आपके, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी तो ये आपका अमेरिका में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये अमेरिका में कहाँ है, मैरीलैंड अमेरिका में BR अम्बेडकर की 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इसको नाम दिया गया है, जो कि BR अम्बेडकर से संबंधित है। अब आपका क्या इंपॉर्टेंट, ये तो समझ लिया, प्लेस समझ लिया। अब समझना ये है कि अम्बेडकर के बारे में, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपको बताना है कि भारत के बाहर जो है ये सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा BR अम्बेडकर से संबंधित है। लेकिन टॉपिक को कैसे घुमाना है, बेसिक्स में लेके जाना है। तो अब आपको ये जानना पड़ेगा यहाँ पर बच्चों कि BR अम्बेडकर की जब यहाँ पर बात आई है तो आपको बताना है कि दलितों के लिए, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, देखिए इसमें हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ पाती है। दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने, दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने क्या क्या किया है BR अम्बेडकर ने, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पता करनी है कि जो है BR अम्बेडकर ने कौन कौन सी किताबें इत्यादि छपवाई थी, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो फेमस नाम है उनका देख सकते हैं आप, आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन आपकी क्या ड्यूटी बनती है भाई, कुछ करेंगे आप कि नहीं, तो बुक्स के बारे में जानना है। दूसरा है इन्होंने क्या किया है कि जो इनका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो कब हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, वो आपको देखना है। इसके साथ साथ आप प्रारूप समिति के बारे में यहाँ पर जान सकते हैं, क्योंकि इसमें इनका पूरा सहयोग था, ठीक है। प्रारूप समिति, प्रारूप कमेटी के बारे में आप जानेंगे। इसी के साथ साथ आप बताएंगे कि कैसे जो है पूना पैक्ट जो हुआ था, पूना पैक्ट के बारे में, पूना समझौता। तो BR अम्बेडकर के इर्द गिर्द जो चीज़ें घूम रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में स्थायी समिति की अगर हम बात करें तो किस तरह से इनका क्या सहयोग रहा था या क्या रोल रहा था, उन सब चीज़ों को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है BR अम्बेडकर से डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछ ले। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो जब भी किसी चीज़ पे विशेष रूप से हाईलाइट करी, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, उसको गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, वरना फिर हमसे मत कहिएगा कि आपका प्रश्न फंसा नहीं, क्योंकि आपने फिर पढ़ा नहीं, ठीक है। समझ गए ना आप, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं और आगे देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं।
देखिए अगला टॉपिक जो है आपका यहाँ पर कहता है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन। ठीक है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन कह रहा है। अब देखिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पे तो हम आएंगे ही आएंगे। पहले हमें ये समझना है, देखिए हल्दी, अब आप समझिए कैसे हम इसको साइंस से जोड़कर पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कृषि और ये जो वनस्पति और ये सबसे जो प्रश्न बनते हैं ना, यूपी का बहुत फेवरेट पोर्शन है, मिसलेनियस में पढ़ाया जाएगा, यहाँ सामने आया है तो रट लीजिए। जैसे हल्दी का जो वास्तविक नाम है जिंजी बेरसी। क्या मैं इसका कलर चेंज करूं बच्चों? क्या आपको ये समस्या तो नहीं हो रही ना इसको समझने में? देखिए भाई क्या ही कहूँ, मैं सीख रही हूँ। चलो, जिंजी बेसी जो है जिंजी बेरसी इनका जो है हल्दी का क्या नाम है, देखो वनस्पति नाम जो दिया गया वो तो यहाँ पर दिया गया है, उसको देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि जिंज बेरसी परिवार की ये क्या कौन सा पुष्पीय पादक है, यानी कि आप देखेंगे जिंज बेरसी परिवार से हल्दी बिलोंग करती है और ये पुष्पीय पादक है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा जड़ है, ये है, वो है, तो ये पुष्पीय पादक है, फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, और क्या है ये पौधा कैसा है? सदाबहार औषधीय गुणों से युक्त पौधा है। याद कर लेना है, प्रश्न बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि सदाबहार औषधीय पुष्प गुणों से ही जो युक्त है। ठीक है, लगी पहले मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, फिर और बेहतर समझाती हूँ। देखिए ठीक है, तो क्या है ये सदाबहार औषधीय गुणों से युक्त पौधा है। भाई हमें पता है टर्मरिक का क्या रोल होता है, और भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में उगाया जाता है। ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। अब देखना है कि इसमें क्या कह रहा है कि इसके यौगिक गुण क्या है। जैसे इसके यौगिक गुणों पे जब हम जाएंगे तो करक्यूमिनॉइड्स हल्दी में उपस्थित प्रमुख जैव सक्रिय यौगिक होता है। याद रखना है करक्यूमिनॉइड्स, देखिए कुछ वर्ड टफ है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। तो करक्यूमिनॉइड जो है आपका बेसिकली करक्यूमिनॉइड जो है आपका इसमें एक हल्दी में जो जैविक सक्रिय यौगिक होता है। ठीक है, यौगिक सक्रिय यौगिक है। अब हमने इसकी हल्दी के आसपास की चीज़ों को समझ लिया, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो इसमें क्या हुआ है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर भारत जो है विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता है और निर्यातक भी, कंज्यूमर भी है, प्रोडक्शन भी करता है और ट्रेड भी करता है। ठीक है, एक्सपोर्ट भी करता है। अब इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि सर्वाधिक हल्दी उत्पादन में अगर हम देखें, सर्वाधिक हल्दी उत्पादन में टॉप 1 में कौन है? महाराष्ट्र है, तेलंगाना है। फर्स्ट पे महाराष्ट्र, तेलंगाना है, फिर कर्नाटक है, तमिलनाडु। लेकिन आपको याद रखना है टॉप में कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी कि हल्दी का वैश्विक स्तर पर व्यापार जो देखा जाए, भारत की ही मात्र उसमें हिस्सेदारी 62% से ज़्यादा है। अब आपको यहाँ पर क्या काम करना है, जैसे आप पढ़ते होंगे ना कि कपास की कितनी उत्पादकता है, क्या ट्रेड बना हुआ है। ठीक है, खाद्यों में देखेंगे चावल, गेहूँ इत्यादि, ये सब देखेंगे ना, उसी तरह से आपको देखना है, उनकी लिस्ट जारी करना है खाद्यों की। आपको बनाना है कि किसका कितना ट्रेड है, कितना उत्पादन है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न यूपीपीएससी बहुत पूछता है। तो भारत की हिस्सेदारी वैश्विक व्यापार में आप इसमें देखेंगे 62%, लगभग इससे ज़्यादा ही है। ठीक है, अब यहाँ पर मुद्दा आता है कि क्या हुआ है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन को अधिसूचित किया है। कब किया है? 4 अक्टूबर 2023। तो उन्होंने बोर्ड का गठन किया है, और ये बोर्ड जो है हल्दी उत्पादों के विकास पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेगा। इस बोर्ड के काम क्या क्या होंगे, ये जो बोर्ड का गठन किया गया है इनके काम क्या क्या होंगे, इन शॉर्ट देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले इसका काम होगा कि जो हल्दी से संबंधित, जो स्वास्थ्य से संबंधित लाभ हैं उनके विषय में लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना। ठीक है, हल्दी के निर्यात को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करना। फिर इसके बाद ये पढ़ लीजिएगा, आपसे स्टेटमेंट के तौर पर प्रश्न बन सकता है। नए उत्पादों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, इस नए जो प्रोडक्ट्स इसमें बनेंगे उसमें कैसे रिसर्च, उनका डेवलपमेंट हो, उस पर फोकस करना। तो इस बोर्ड के ये काम होंगे। ठीक है, इसके बाद वैल्यू एडेड हल्दी उत्पादों के लिए नागरिकों के पारंपरिक ज्ञान का विकास करेगा, है ना, तो नागरिकों को इसके बारे में और जानकारी उपलब्ध कराएगा ना। तो ये 4-5 पॉइंट हैं जो ये बोर्ड, नेशनल टर्मरिक बोर्ड का काम होंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे अब यहाँ पर टारगेट क्या है इसका, टारगेट पे बहुत फोकस रखना है। टारगेट से प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने टारगेट लिया इस बोर्ड ने कि 2030 तक, ध्यान रखिएगा, 2030 तक भारत द्वारा निर्मित हल्दी निर्यात $1 बिलियन तक पहुंचाने का अनुमान है। ठीक है, 2030 तक निर्यात $1 बिलियन तक पहुंचाने का अनुमान यहाँ पर रखा गया है। तो इसका टारगेट ये है। इसको मैं 5 स्टार देना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं। टारगेट जब भी कहीं किसी भी टॉपिक में देखे तुरंत उसको पकड़ लेना है, छोड़ना नहीं है। क्लियर हो गया, स्पष्ट हो रहा है? कोई चीज़ नहीं समझ आए, कोई दुविधा हो तुरंत मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप।
इसके बाद यहाँ पर आते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम। देखिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चा में बना रहा था, क्योंकि इसके लिए जो है कई बार बिल पारित हुआ है, 4 बार लोकसभा में हुआ, 5वीं बार में ये जो है यहाँ पर अभी भी हम कह सकते हैं कि जो है अभी भी ये पेंडिंग ही है, अभी इसको लागू नहीं किया गया। तो आप देखेंगे क्या है एक्चुअल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम। पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिए ओरली। इसमें क्या है कि इसमें 1/3 आरक्षण की सुविधा को यहाँ पर इस उद्देश्य से लाया गया, किसमें संसद ने कहा कि राज्य विधानसभाओं में सीट रिजर्वेशन की बात की, किसके लिए, महिलाओं के लिए, कितनी 1/3 आरक्षण की सुविधा की यहाँ पर इन्होंने बात की। लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है, ठीक है, लागू नहीं हुआ है। अब ये 5वीं बार बिल पेश किया गया है, तब जाके यहाँ पर सामने ये आया है। लेकिन इससे पहले पहले कब हुआ था उसको पहले समझ लेते हैं, क्योंकि 2020 में मेरे ख्याल से ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन कौन सी लोकसभा में जो है लोकसभाओं के बारे में ईयर पूछ लिए गए थे। 11वीं लोकसभा, 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा, फिर 15वीं लोकसभा, तो इनके बारे में जो है ईयर पूछ लिए गए हैं। तो इस पर फोकस करना है कि पहली बार इस बार नहीं लाया गया है, 2023 में नहीं लाया गया है ये, बल्कि इससे पहले भी 4 बार आ चुका है, ये बिल पेश हो चुका है, ठीक है। तो कब कब हुआ है उसको ध्यान रखना है। जैसे पहली बार यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 11वीं लोकसभा, ठीक है, सबसे पहले 11वीं लोकसभा, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, H.G. देवगौड़ा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे उनके कार्यकाल में 1996 में, क्या याद रखना है, 11वीं लोकसभा 1996 में। फिर दूसरा आप यहाँ पर फोकस करेंगे, दूसरी बार कब पेश हुआ था, तो दूसरी बार हुआ था ये 12वीं लोकसभा में, उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1998 को ये आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया था। फिर तीसरी बार कब हुआ था, तीसरी बार हुआ था ये आपका 13वीं लोकसभा में, उस समय के प्रधानमंत्री भी अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये बात है आपकी 1999 की, ठीक है। तो क्या याद रखना, 11वीं लोकसभा 1996, 12वीं लोकसभा 1998, फिर इसके बाद आपकी 13वीं लोकसभा 1999। तो ये सारी लोकसभाओं के डेट्स याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्नों में से एक है, ठीक है। इसके बाद ये आरक्षण बिल प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसको खारिज कर दिया गया, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, बेसिकली ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा ना, ये विधेयक जो है पारित नहीं हो सका। अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसके साथ साथ अब एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि फिर क्या हुआ, फिर चौथी बार, फिर यहाँ पर आप देखेंगे 2008 में जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके समय पे भी इसको जो है पारित किया गया था 2008 में, ठीक है। तब भी ये जो है प्रस्तुत किया गया, लेकिन पारित नहीं हो पाया था, ठीक है। अब फिर इसके बाद 2014 में आप देखेंगे, 2014 में हालांकि क्या हुआ है कि 15वीं लोकसभा भंग होने के साथ ही ये विधेयक भी समाप्त हो गया, यानी कि लैप्स हो गया और पारित नहीं हो सका। तो अभी देखिए, अभी कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं फिर ये जब ये खंडित हो गई तो ये 16वीं लोकसभा बनी। याद रखिएगा कौन कौन सी कितनी लोकसभाएं अभी बन चुकी हैं, ठीक है, गठित हो चुकी हैं। तो अभी ये 16वीं फिर लोकसभा बनी थी, तब ये अभी 17वीं चल रही, फिर 18वीं चलेगी। तो ये सीरीज याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, क्लियर है। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये, हमने इसके बेसिक को समझा, क्या क्या चीज़ें इसमें पहले पारित हो चुकी हैं, जो अभी बिल आया था लेकिन पारित नहीं हो पाई थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 128वां बिल पारित किया गया, महिला आरक्षण विधेयक जो बिल है ये 128वां बिल है। 2023 को जो आया है वो 128वां बिल है, याद रखेगा। अब यहाँ पर देखना है कि 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ये विधेयक संविधान के 106 अमेंडमेंट के द्वारा इसे अधिनियमित हो गया है, ठीक है, एक 106 अमेंडमेंट के द्वारा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए अब इसके साथ साथ यहाँ पर 106 अमेंडमेंट की जो बात कर रहा है ना, तो तुरंत आपको क्या करना है, अपना घटना चक्र उठाना है, ठीक है, घटना चक्र उठाना है, या फिर लक्ष्मीकांत की किताब उठानी है। पॉलिटी की बात कर रही हूँ भाई, खो मत जाइएगा, पॉलिटी की बात कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि 101 से लेकर 106 जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, 101 से 106 तक, मतलब ओरली में बता देती हूँ फिलहाल। 101 अमेंडमेंट आपका 2016 में हुआ था, जीएसटी से संबंधित है, ठीक है, यहाँ पर लिख दूँ क्या, 101 अमेंडमेंट आपका 2016 में हुआ था, जीएसटी से संबंधित है। 102 अमेंडमेंट आपका कब हुआ है, 102 अमेंडमेंट आपका 2018 में हुआ था, किससे संबंधित है, आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। इसके बाद आपका 103 अमेंडमेंट हुआ था, वो आपका हुआ था आई थिंक ये आपका अमेंडमेंट जो हुआ था ये सामान्य श्रेणी के जो है 103 वाला जो है ये भी 2018 में हुआ था। सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण की बात करता है, ठीक है, ये भी आपका 2018 में हुआ। 104 आपका जो अमेंडमेंट है
ये आपका 2019 में आया था। किस विषय को लेकर आया था ये? तो ये 334 अनुच्छेद में अनुच्छेद आर्टिकल में संशोधन कर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और आगे बढ़ाने के लिए बात की गई थी। इन शॉर्ट बता रही हूँ बस मैं आपको। इसके बाद 105वां आपका अमेंडमेंट जो आया था वो किससे संबंधित था? 2021 में आया था और ये आपका संबंधित था राज्यों और संघीय क्षेत्रों द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने के अधिकार को बहाल किया गया है। और 106वां जो आपका है 106 अमेंडमेंट, ये नारी शक्ति वंदन के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। याद रहेगा, बेसिक बता दिया है, जाके इसको तैयार कर लीजिएगा, इससे ज़रूर प्रश्न बनेगा इस बार। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको ये समझा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये लागू नहीं हुआ है, बेसिकली हमने इसको समझा, ये जो है लागू नहीं हुआ है। आपको यहाँ ध्यान देना है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून को अनौपचारिक रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया है। ठीक है, स्पष्ट रहेगा। आगे देखते हैं अब इसमें क्या हुआ। जो 128वां ये बिल जो पारित किया गया है, ठीक है, संशोधन जो विधेयक के बिल लाया गया है, इसमें काफ़ी लोगों का मत था, लेकिन इसमें विरोध में कौन कौन थे वो याद रखना है। विरोध में मतदान करने वाले सदस्यों में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन, ठीक है, AIM पार्टी जो है, इनके दो जो लोग हैं, इन्होंने जो थे उन्होंने इसमें जो है अपनी सहभागिता नहीं दी। इसके विरोध में इन्होंने यहाँ पर बात की थी, इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, बाकी तो है राज्यसभा में विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो ही गया है। लेकिन आप देखेंगे कि महिला आरक्षण का जो विधेयक है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और क्योंकि जो अभी नया पार्लियामेंट बना है ना अपना, उसका ये पहला विधेयक है, तो नए संसद भवन में पहला विधेयक ये प्रस्तुत हुआ है। तो इस तरह से प्रश्न हो सकता है, पूछ ले तो आप ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें किस वजह से ये चर्चा में आपको भी बताया कि कितनी इसमें न्यूनतम भागीदारी की बात कर रहा है महिलाओं की। विधायिकाओं में महिलाओं की न्यूनतम 33% की भागीदारी कर रहा है। 1/3 आरक्षण की सीट रिजर्वेशन की बात करें संसद ने राज्य विधानसभाओं में। याद रखना है, एक एक स्टेटमेंट भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसमें 1/3 सीटों की यहाँ पर बात की गई है। इसके बाद अब यहाँ पर ऊपर हम थोड़ा सा आते हैं और इसको यहाँ पर नज़र डालते हैं इसी टॉपिक पे। यहाँ कह रहा है संविधान के 106 अधिनियम 2023 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 239 ए में संशोधन किया गया। जो 106वां आपका संशोधन हुआ है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? 239 ए, रट लीजिए। 239 ए किससे संबंधित है? आपका किससे संबंधित है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत आपका 106वां संशोधन किया गया है। अब देखना है कि इस आर्टिकल में, जबकि आप देखेंगे नए अनुच्छेद 330 ए इसके अंतर्गत ही है। ठीक है, 330 ए, 332 ए और 334 ए को इसके साथ जोड़ा गया है। अब ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ना केवल पीटी के लिए बल्कि आपके मेंस में भी जब आप इस तरह के प्रश्नों को महिलाओं से संबंधित लिखेंगे तो वहाँ पर भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको समझना है कि 330 ए क्या कहता है, 332 ए क्या कहता है, 334 ए क्या कहता है। तो 330 ए आपकी बात करता है कि लोकसभा में SC/ST जो महिलाएं हैं, SC/ST के लिए जो है 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ठीक है, जो SC/ST के लिए जो आरक्षित सीटें हैं ना, उनमें से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा की बात करता है 330 ए। ठीक है, इसके बाद 332 ए क्या कहता है, फोकस करिएगा। 332 ए आपका यहाँ पर क्या कहता है कि हर राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित किया जाएगा। 330 ए क्या कहता है, लोकसभा में SC/ST की आरक्षण सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं को आरक्षित होंगी। 332 ए क्या कहता है, राज्य की विधानसभाएं, हर राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आप यहाँ पर ध्यान देंगे 334 ए आपका क्या कहता है, 3 आर्टिकल जुड़े हैं ना। 334 कहता है कि राज्य की विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभाओं की विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित कुछ प्रावधान है। उसके उद्देश्य के लिए ये परिसीमन की प्रक्रिया के बाद ही प्रभावी होगा। जब अभी लागू नहीं हुआ है तो जब परिसीमन होगा उसके बाद ही इसमें अगर कुछ घटाना बढ़ाना होगा तो देखा जाएगा। तो परिसीमन के बाद ही ये लागू होगा पूरी प्रक्रिया। ठीक है, डेलिमिशन के बाद ही आपका ये जो है लागू होगा। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है। ये तीनों टॉपिक जो यहाँ पर अनुच्छेद की बात कर रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब इसमें आपको यहाँ पर अंत में क्या याद रखना है, ये याद रखिएगा, लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण को, देखिए जब कोई आरक्षण की बात की जाती है ना, तो उसको फिर एक टाइम पीरियड होता है, इसके बाद उसे घटाने बढ़ाने की बात फिर बाद में उस टाइम पीरियड के बाद होती है। तो एक टाइम पीरियड दिया गया कि महिलाओं को जो आरक्षण की बात हो रही है 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। हालांकि संसद कानून द्वारा इस अवधि को बढ़ा भी सकती है, तो फिलहाल 15 वर्ष के लिए हो सकता है। ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जाए और आपको कंफ्यूज कर दिया जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 15 वर्ष के आरक्षण की यहाँ पर बात की जा रही है, महिलाओं के राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की बात की जा रही है। ठीक है, तो किस आर्टिकल के अंतर्गत है, 239 ए। इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, 330 ए, 332 ए, 334 ए। इन तीनों के बारे में डिटेल में बता दिया। 106वां संशोधन है, 101 से लेकर 106 संशोधन तक आपको चीज़ें याद कर लेनी है, रट लेनी, कौन से ईयर में होता है, उसके अंतर्गत क्या कहा गया है। इसी टॉपिक से कम 4-5 प्रश्न आपके तैयार हो गए, बेसिक भी करंट भी। क्लियर हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा आज का क्या कहता है, अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर कहता है कि भाई आयुष्मान भव अभियान, माफ़ी चाहती हूँ, अभियान। तो ये क्या है, ये आयुष्मान भारत जो योजना है ना, आप बताइएगा आयुष्मान भारत योजना जो है, यहाँ लिख देती हूँ, आयुष्मान भारत योजना कब लाई गई है। ठीक है, याद रखना है आयुष्मान भारत योजना कब लाई गई है, उसको ध्यान रखना, और किसके संदर्भ में इसको लाया गया है, आयुष्मान भव अभियान। तो देखिए आयुष्मान भारत योजना जो है, आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य की बात करता है। ठीक है, अब कब लाई गई बता देना आप हमें। तो इसमें क्या है, इस योजना को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी कि यूएचसी यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के उद्देश्य से, यूएचसी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को ध्यान में रखते हुए इसको प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के अनुरूप इसको लॉन्च किया गया है। ये जो पहल है, अब इम्पॉर्टेंट क्या है, ये जो पहल है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया, और एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है 2030 तक इनकी प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया, निर्धारित किया गया। ठीक है, तो सतत विकास लक्ष्य जो उनको प्राप्त करने के उद्देश्य से इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, और 2030 तक हमें सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, हम सबको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की 2 वीडियोस लॉन्च किए थे काफ़ी टाइम पहले, आप जाके उन्हें सर्च कर लीजिएगा, चैनल पे कहेंगे तो उसे कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी मैं, उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। उसकी ट्रिक बहुत बेहतर तरीके से बताई, उससे ज़्यादा सिंपल ट्रिक आपको नहीं मिलेगी कहीं, तो बहुत सिंप्लिसिटी से मैंने उसको बताया, जाके पढ़ लीजिएगा। बहुत लंबी वीडियो नहीं, बहुत सिंपल तरीके से बताया, मज़े मज़े में आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको ये एसडीजीज़ को पूरा करने के लिए, उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और आप देखेंगे कि अब यहाँ पर कह रहा है कि आयुष्मान भारत में 4 स्तंभ शामिल हैं। अब यहाँ पर अब सतत विकास का जो एक एसडीजी 3 है ना, पहले ये देख लीजिए एसडीजी 3 क्या कहता है सतत विकास लक्ष्य का, कि अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की बात करता है, वेल बीइंग की बात करता है, गुड एंड वेल बीइंग की बात करता है। ठीक है, तो ये एसडीजी 3 आपको पता चल गया कि एसडीजी 3 हमारा क्या है, 17 गोल है ना सतत विकास लक्ष्य के, तो तीसरा गोल क्या कहता है, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की बात करता है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग की बात करता है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि आयुष्मान भारत में 4 स्तंभ, यहाँ पर आयुष्मान भारत में जो है 4 स्तंभ यहाँ पर शामिल किए गए हैं, याद रखना है। स्तंभों से प्रश्न बन सकता है, आपको हो सकता है स्टेटमेंट चेंज करके दे दे। पहला स्तंभ क्या कहता है, HWCs यानी कि हेल्थ और वेलनेस सेंटर, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र की बात करता है। ठीक है, पहला स्तंभ ये कहता है स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र की बात करता है। दूसरा स्तंभ कहता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJ जिसको कहते हैं। तो ये कब लागू हुई थी, आप हमें बताइएगा कब लाई गई थी। ये भी तो योजनाएं है ना, याद रहेगा ना आपको कब लाई गई है, जिनके जिनके बारे में पूछ रही सबके बारे में डेट और ईयर बताइएगा। फिर तीसरा है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, PM अभिम। ठीक है, अभिम है यहाँ पर। इसके बाद आप देखें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, PMABDM, PMABDM, तो PMABDM, PM अभिम, PMJAY और इसके बाद है HWC यानी कि स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र। तो ये क्या हुए आपके आयुष्मान भारत के 4 पिलर्स हैं, जिनके बेसिस पर इनको लाया, जिसके बेसिस पर इसको लाया गया है, आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी ईयर वगैरह देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो ये अब आयुष्मान भव लाया गया है, ये सितंबर में लाया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर इसके किस माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से, गांधीनगर गुजरात में जो है वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, और किसके द्वारा लाया गया ये याद रखिएगा, कभी कभी मंत्रालय पूछ लेते हैं, तो किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया ये, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको लाया गया, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके साथ साथ अंत में या फिर नीचे और एक चीज़ देखेंगे, उद्देश्य हमने देखा यहाँ पर क्या था कि ये जो है देश के प्रत्येक गांव शहर तक स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करता है। इसके कारण ये जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना निर्माण इत्यादि, ये छोड़िए आप यहाँ पर ध्यान देखना है कि इस उद्देश्य से इसको लाया गया है। इसी के साथ साथ आयुष्मान भारत योजना को आप पढ़ेंगे तो और इसमें बेहतर इसको चीज़ों को जोड़ पाएंगे। अब आयुष्मान भव अभियान जो चलाया गया है, इसमें 3 घटकों कॉम्पोनेंट्स के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है। तो 3 घटक कौन कौन से, 3 कॉम्पोनेंट्स उसके कौन कौन से हैं, जैसे आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेला, आयुष्मान सभा पूछा जा सकता है, ठीक है, याद कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो मंथन हुआ है, बेसिकली ये जो मंथन हुआ है, ये जो 2 दिवसीय, यहाँ पर आप देखिए 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान देना है। एक योजना ये है, इसको हाईलाइट कर देती हूँ, एक योजना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना AVPMJ। इसके बाद आप देखेंगे ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके बाद दूसरी योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, कौन सी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो ABDM है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो 2 योजनाएं हैं, ठीक है, ये जो दो योजनाएं हैं, इनके सफल कार्यान्वयन के लिए, ये सफल हो गई हैं, इसलिए इनके सफल कार्यान्वयन के लिए 2 दिवसीय आरोग्य मंथन रखा गया है। 2 दिवसीय आरोग्य मंथन रखा गया है। ये जो 2 योजनाएं हैं, इनके सफल कार्यान्वयन के लिए एक मंच रखा गया है, मंथन रखा गया है, जिसका नाम है आरोग्य मंथन 2023, ठीक है। तो ये क्या है, आपने देखा कि ये 2 योजनाएं हैं। अब इनके बारे में ईयर आप देख लीजिएगा कि कब कब ये लॉन्च हुई थी, ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। आरोग्य मंथन से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि कब कब लॉन्च की गई है। तो ये आरोग्य मंथन क्या है, 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और हम फिर इसमें देखेंगे आगे, यहाँ पर इसका आधा टॉपिक इधर है कि इस अवसर पर PMJAY ABDM के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न श्रेणियों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया गया। ये इसलिए रखा गया कि उसका सेलिब्रेशन हो, और सेलिब्रेशन के साथ साथ कौन से ज़्यादा ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सबसे अच्छी संख्या में उपचार दिया है, और कौन से ऐसे शहर हैं या राज्य हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किए, सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। तो इसमें यहाँ पर इनको पुरस्कार भी से सम्मानित किया गया, उन राज्यों और शहरों को, ठीक है। जैसे सबसे ज़्यादा संख्या में उपचार, हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स किन किन बड़े राज्यों में दिया है, जैसे याद रखिएगा, जैसे आपका ध्यान रखेंगे कि केरल, बड़े राज्यों में केरल, छोटे राज्यों में मेघालय, और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी है। तो बड़े राज्यों में आपका केरल है, छोटे राज्यों में आपका मेघालय है, और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी है। तो सबसे अच्छा हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट की बात होगी तो सबसे बड़े राज्यों में केरल, छोटे राज्यों में मेघालय ने, फिर यूटी में देखेंगे पुडुचेरी को विजेता घोषित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब इसके बाद सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाना, हाईएस्ट आयुष्मान कार्ड क्रिएशन किसने किया है, तो बड़े राज्यों में कौन कौन है, बड़े राज्यों में आप देखेंगे असम, छोटे राज्यों में आप देखेंगे नागालैंड, केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर को विजेता घोषित किया गया है। बड़े राज्यों में सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड कहाँ कहाँ बने, बड़े राज्यों में असम, छोटे राज्यों में नागालैंड, केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर। याद कर लेना है भाई, इसको रट लीजिएगा, बिल्कुल प्रश्न बनेगा ही बनेगा इससे ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, याद रहेगा ना, ये इसको ना नोट डाउन कर लीजिए कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट किसको दिया गया पुरस्कार, बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में, यूटी में। वैसे ही सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड, आप खुद सोचिए ना, आयुष्मान कार्ड सबसे ज़्यादा कहाँ बने, बड़े शहरों में असम में, छोटे शहरों में नागालैंड में, यूटी में जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर बड़ा छाया हुआ है, तो आप नज़र हटेगी, दुर्घटना घटेगी, तो जहाँ जहाँ जम्मू कश्मीर का नाम आए वहाँ तो एकदम सतर्क हो जाना है, रट लेना है इसको। यहाँ तक समझ आ गया क्या, यहाँ तक किसी को समझने में असुविधा हुई है, कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। ये रहे मेरे चैनल हैंडल्स के नेम। इसके बाद यहाँ पर अगले टॉपिक पर अब हम आते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है, ये देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है यहाँ पर, मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा। तो मिथुन क्या है ये, तो मिथुन जो है ये पर्वतों के पशु के नाम से इनको जाना जाता है। मिथुन जो है खाद्य पशु का दर्जा जिसको दिया गया है, क्यों दिया गया है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, क्या चीज़ें हैं, ये उनको समझते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मिथुन को समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से पीसीएस में प्रश्न बनता है। जैसे मिथुन को जो है आप पहले समझिए, पर्वतों का पशु यानी कि कैटल ऑफ द माउंटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्वतों के पशु यानी कि कैटल ऑफ द माउंटेन कहा जाता है, स्पष्ट है। ये बोविडे परिवार का सदस्य, महत्वपूर्ण ये वो है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है,
ये क्या है कि ये बोविडे परिवार का सदस्य है, ये बोविडे परिवार का सदस्य है। कौन? मिथुन। ठीक है, तो याद रखना है किस परिवार का सदस्य है ये? बोविडे परिवार का सदस्य है। और मवेशियों और भैंसों का दूरस्थ संबंधी है। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस परिवार से संबंध रखता है, बोविडे परिवार का सदस्य है ये। ठीक है, और ये कहाँ कैसे क्या पाया जाता है उस पर थोड़ा नज़र डालते हैं। विश्व में मिथुन की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में है। बहुत ज़रूरी ये जो है आपको लाइन याद रखनी है। ये विश्व के भारत के आप देखेंगे उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में पाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट में भी स्पेसिफिकली बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में मिथुन की संख्या सबसे ज़्यादा मानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में मिथुन की संख्या सबसे ज़्यादा मानी जाती है, रट लेना है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इसको कहा जाता है कि ये उष्ण वर्षा वनों में पाया जाता है। ये जो मिथुन है उष्ण वर्षा वनों में यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अब नीचे आते हैं। इसमें स्मरणीय तथ्यों में हमें विशेषता क्या याद रखना है कि ये जो 1 सितंबर को भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई जो है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिथुन को आधिकारिक रूप से फूड एनिमल कहा, क्या खाद्य पशु कहा है। तो किसने कहा है याद रखिएगा, हो सकता है आपसे कुछ और मंत्रालय या समथिंग कुछ दे दे, याद रखना फसाई के द्वारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 सितंबर 2023 को मिथुन को आधिकारिक रूप से क्या कहा है, इन्होंने क्या कहा है, मिथुन को खाद्य पशु कहा है, यानी कि फूड एनिमल की संज्ञा इन्होंने यहाँ पर दी है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे इसके साथ ही ICAR यानी कि राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र ने हर वर्ष, भाई दिवस की बात आ गई है तो आपको रट लेना है, हर वर्ष जो है 1 सितंबर को मिथुन दिवस, हर वर्ष 1 सितंबर को मिथुन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किसने बोला है ये? ICAR ने, यानी कि राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र ने 1 सितंबर को मिथुन दिवस मनाया जाएगा, इसकी घोषणा की है। इसके बाद हम देखते हैं सबसे लास्ट में यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ICAR ने यानी कि राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र ने ये माफ़ी चाहती हूँ ICAR यानी कि आप देखेंगे कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मिथुन, ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मिथुन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में जून 1988 में नागालैंड में की थी। ठीक है, तो ICAR जो केंद्र है राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र, ये कब आया था? ये जो है 1988 में नागालैंड में ये इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर याद रखना है, इसके बेसिक्स पे ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब फसाई के बारे में यहाँ पर आया है तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है? फसाई के बारे में जो यहाँ पर पूछा गया है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसके बारे में गूगल पर यहाँ पर इंटरनेट पर सर्च करें। ठीक है, इंटरनेट पर सर्च करें क्योंकि बेसिक्स की जानकारी आपको भी थोड़ी सर्च करनी पड़ेगी। गूगल पर सर्च करिएगा इसके बारे में, फसाई के बारे में। इसके साथ साथ ICAR को मैंने बता दिया है, यहाँ पर 1988 में नागालैंड में इसमें जो है स्थापना की गई थी। क्लियर है यहाँ तक? छोटा सा टॉपिक है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो है ये पर्वतों का पशु, कैटल ऑफ द माउंटेन कहा जाता है, बोविडे परिवार से है मिथुन, और ये फूड एनिमल है। ठीक है, देखा जाए तो उष्ण वर्षा वनों में पाया जाता है और नॉर्थ ईस्ट भारत में, पूरे विश्व में भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में पाई जाती है, जिसमें से स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये जो है फसाई जो फूड है, उन्होंने इसको आधिकारिक रूप से खाद्य पशु का नाम दिया है। और ICAR ने जो है हर वर्ष कहा है कि मिथुन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाएगा, तो 1 सितंबर को मिथुन दिवस मनाया जाएगा, इसके रूप में घोषणा की है। क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है आज का? सांची भारत का पहला सौर परिवार है। ये तो अपने आप में एक प्रश्न बन गया है यहाँ पर। ठीक है, इससे एक प्रश्न बनेगा कि भारत का पहला सौर शहर क्या है? भारत का पहला सोलर सिटी कौन सी है? सांची। सांची क्या? ये सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, रायसेन जिले में। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बौद्धिज्म से संबंध रखता है सांची का स्तूप। स्तूप क्या होते हैं? जहाँ पर भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के मरने के पश्चात उनके शारीरिक अवशेषों को वहाँ पर रखा जाता है, जैसे उनके नाखून, उनके बाल, उनके दांत इत्यादि को वहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है। मैंने आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ में बहुत बार ये बताया है। आपकी अगर डिमांड होगी तो शॉर्ट्स में कुछ हम आर्ट एंड कल्चर की वीडियोस को भी रिलीज़ करेंगे ताकि क्विक रिवीजन आपका हो सके। एंड वी फॉर्मली बिलीव इन क्विक रिवीजन, ताकि लास्ट मोमेंट पे कैसे चीज़ों को रिवाइज किया जा सकता है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप हम जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, इसमें यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है वो हमें याद रखना है। इस अवसर पर क्या हुआ है कि सांची को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन शहर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग और IIT कानपुर के बीच एक MOU यानी कि एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। इस तरह की चीज़ों को हमें याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या था, पहला तो यही प्रश्न अपने आप में बन जाएगा कि भारत का पहला सौर शहर कौन सा है, सांची है। ठीक है, इसके बाद हम देखें यहाँ पर सांची के स्तूप के बारे में भी, द ग्रेट सांची स्तूप माना गया है। इसे सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी में बनवाया था, 1989 में विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। ये बेसिक है इसका, तो इसके साथ साथ बेसिक भी देखिए। अगर ये किताब अभी तक नहीं खरीदी है, 120-130 रुपये की मात्र किताब है, रख लीजिए, लेकर आइए और साथ साथ में पढ़िए। या तो वीडियो को पहले देखकर सामने किताब रखिए ताकि आपको पता रहे कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें छोड़नी है और कितना पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण है जानना। ठीक है, इसी के अंतर्गत यहाँ पर आप देखेंगे मोढेरा जो है, मोढेरा भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है। तो मोढेरा इसलिए भी फेमस है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको सन विलेज जो है नाम से इस परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। तो बस इतना याद रखिए, मोढेरा जो है भारत का पहला 24/7 सौर संचालित गाँव है और 9 से 11 अक्टूबर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दौरा किया था, उस वक्त में इसको जो है यहाँ पर ये गाँव इसको जो है घोषित किया था। ठीक है, और इतना ही बस इम्पॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, ये बस इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है, NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। अब देखिए ऐसा क्यों है कि UGC ने बताया केंद्र को, ठीक है, UGC ने सलाह दी केंद्र सरकार को कि इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी कर देना चाहिए। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी क्यों कर देना चाहिए, ऐसा क्या है, तो क्या होता है कि जहाँ पर क्या होता है कि जो हायर एजुकेशन में ऐसे संस्थान जो किसी शिक्षा में कोई विशेष परिवर्तन लेकर आए, कुछ हाई स्टैंडर्ड पर काम कर रहे हो, तो उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया जाता है। यानी कि विश्वविद्यालय से इतर उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन के ऐसे संस्थान जो शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र में उच्च मानक, माफ़ी चाहती हूँ अलार्म था, उच्च मानक हाई स्टैंडर्ड पर काम कर रहे हैं, उन्हें हम डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो UGC ने यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने केंद्र को ये सलाह दी, केंद्र सरकार को, कि अब हमें NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया जाना चाहिए, कर दिया जा सकता है उसको। ठीक है, एक ऐसा विद्यालय के समान अकादमिक दर्जा जिसे विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, तो इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित करने की NCERT को बात की, क्योंकि इसने शिक्षा के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन में कुछ हायर स्टैंडर्ड मेंटेन किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2-3 चीज़ें इसमें जो है याद रखनी। कब किया था ये, 1 सितंबर 2023 को, किसके द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा के अनुसार नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये पूछा गया प्रश्न है, RO में भी पूछा जाता है फुल फॉर्म कभी कभी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है, एंड ट्रेनिंग। तो NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान कर दिया गया है और NCERT को डी नोवो श्रेणी में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। यहाँ पर रट लेना, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। डी नोवो श्रेणी में NCERT को डी नोवो श्रेणी में डीम्ड विश्वविद्यालय में तब्दील करने की जो है इसका दर्जा प्राप्त हुआ है। ये PT में प्रश्न पूछा जाएगा, आप इसे लिखवा के रख लीजिए। ठीक है, डी नोवो श्रेणी में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किसको, NCERT को प्राप्त हुआ है। डी नोवो संस्थान क्या है, ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो ज्ञान के विशिष्ट और उभरते हुए एरियाज में शिक्षा और अनुसंधान पर केंद्रित होते हैं। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रही हूँ, यहाँ लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए डी नोवो क्या होता है, ऐसे संस्थान या ऐसे इंस्टीट्यूट जो ज्ञान के कुछ अच्छे विशिष्ट या उभरते हुए क्षेत्रों में शिक्षा और रिसर्च पर केंद्रित होते हैं। तो NCERT को डी नोवो श्रेणी में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, चाहे PCS में, चाहे फिर RO वाले एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद हम कल जो टॉपिक पढ़ेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण होगा, यानी कि पार्ट 3, लेक्चर 3 आपका यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, लेक्चर 3 आपका यहाँ से शुरू होगा। तो लेक्चर 2 में आज हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेक्चर 2 में अगर हेडलाइंस की बात करें तो ट्रैवल फॉर लाइफ का आधा पार्ट जो कल का बचा था वो हमने देखा, भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को हमने देखा, इसके बाद राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन हमने देखा, नारी शक्ति बंधन अधिनियम देखा, इसके बाद हमने आयुष्मान भव अभियान को हमने देखा, जिसमें जो प्रश्न पूछा गया है ज़रूर बताइएगा। मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है, हमने देखा। सांची भारत का पहला सौर शहर है, ये देखा। इसके बाद NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, ये भी हमने यहाँ पर देखा है। अब देखिए नेशनल लेवल पर जो और न्यूज़ बची है ना, थोड़ी सी और है, उनको आई होप कि कल हम 3rd लेक्चर में अपने कंप्लीट कर लेंगे।
फिर इसके बाद नहीं कर पाए तो 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। निश्चिंत रहिए, आपका ये पूरा कंप्लीट कराऊंगी। आपका ये जो दृष्टि वाला ये जो कोई ये बुक है घटना चक्र का, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और 10 से 12 या हार्डली 13-14 वीडियोस में हर हाल में हो जाएगा। आपके पास सफिशिएंट टाइम है। डेली इस वीडियो को 1 से 2 बार सुनिए और पूरा देखिए, चाहे इंस्टॉलमेंट में देखिए पर पूरा देखिए इसको, ठीक है। फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध इत्यादि पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर इतना ही रखते हैं। आज की इस वीडियो को हम देखिए मैंने और बना लिया था, लेकिन कल इसको हम कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए 1 घंटे का वीडियो काफ़ी है ये, ताकि डाइजेस्ट हो सके। अभी तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या लोगों को नहीं मोटिवेट किया है सब्सक्राइब करने के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह से और नए नए इनिशिएटिव्स लाते रहें। अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इनको शेयर करें, ताकि सब लोगों तक इसकी पहुंच हो और सब इसका लाभ उठा सके। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, शंका हो, डाउट हो, कुछ भी किसी विषय को लेकर इसमें बात करें, दृष्टि की किताब में, इसमें दृष्टि आई वाली में, तो आप मुझसे मेरे जो है सोशल मीडिया हैंडल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वहाँ पर अवेलेबल हूँ। कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए फिलहाल अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।